अगर आप बिना वकील के कोई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद ही इतने समझदार हो जाएं कि आप उस एग्रीमेंट को अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आपके साथ प्रॉपर्टी लेते समय किसी बात का धोखा ना हो, तो ये बिल्कुल संभव है। जी हाँ, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे सेल एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया जाए, जब आप ड्राफ्ट करें तो किन क्लॉजेस को डालें, क्या इंपॉर्टेंट बातों को उसमें आपको ध्यान रखना है, उन सब बातों को आज हम डिटेल में जानेंगे। और हाँ, ये भी बताएंगे कि अगर एग्रीमेंट की पालना अगर सेलर नहीं करे या बायर नहीं करे तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। मैं आज आपको बिल्कुल जागरूक कर दूंगा ताकि आपके साथ प्रॉपर्टी पे फ्रॉड ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट की। इसे आप सेल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं या एग्रीमेंट टू सेल भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल एग्रीमेंट और सेल डीड सेम चीज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल एग्रीमेंट सेल डीड का एक प्रायर फॉर्म होता है, यानी पहले जब दो पार्टी आपस में डिसाइड करती है कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचूंगा और मुझे इसके बदले में इतना पैसा मिलेगा, तो ये जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको वो लिखते हैं पेपर पे, उससे कहते हैं सेल एग्रीमेंट। और जब फाइनल में प्रॉपर्टी डिलीवर होती है और पैसा जब ट्रांसफर हो जाता है, जब फाइनल स्टेज होती है, तब जो डीड बनती है उसे कहते हैं सेल डीड। यानी सेल एग्रीमेंट जो होता है वो सेल डीड का एक स्टेप पहले होता है। और हमेशा जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले दो पार्टी आपस में बैठ के सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखती है, उसे ही सेल एग्रीमेंट कहते हैं। सेल एग्रीमेंट का मतलब साफ साफ सिंपल सा ये हुआ कि शादी करने से पहले जो एक एंगेजमेंट होती है, ये एंगेजमेंट कुछ नहीं बल्कि सेल एग्रीमेंट ही है। और जब सेल एग्रीमेंट की सब बातें पूरी हो जाती है तब जाके आप सेल डीड को एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे एंगेजमेंट के बाद शादी होती है। तो अभी तक तो हमको क्लियर हो चुका होगा कि सेल एग्रीमेंट क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि सेल एग्रीमेंट को कौन ड्राफ्ट कर सकता है या इसकी पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, एग्रीमेंट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है और सेक्शन 10 ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि वो पार्टी जो मेजर हो, मेजर यानी जो 18 साल से ऊपर हो, जो इंसॉल्वेंट ना हो यानी जो दिवालिया घोषित नहीं हुआ हो, और जो अपने फ्री कंसेंट से काम कर रहा हो यानी जिसमें किसी तरह का दबाव नहीं हो, तो वो पर्सन, वो मेल या फीमेल, कोई भी तरह का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदें या प्रॉपर्टी को बेचें तो लेने वाला और देने वाला 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट के हकदार होंगे। अब हम जानते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो ये है कि जब आप प्रॉपर्टी डिसाइड कर लें खरीदने या बेचने के लिए, और जब उसके लिए अगर आप एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने जाएं तो किन 10 बातों का ध्यान रखें। जी हाँ, अगर आपने ये 10 बातें ध्यान रख ली तो आप बिना वकील के भी एग्रीमेंट को अच्छे से ड्राफ्ट कर पाएंगे। सबसे पहली होती है नेम ऑफ द पार्टीज। जब भी आप पार्टीज का नाम उस एग्रीमेंट में मेंशन करें तो हमेशा अगर आप देखेंगे कि एग्रीमेंट की शुरुआत होती है सेलर और बायर दोनों की फुल डिटेल्स आती है। मैंने इसे फुल डिटेल्स का मतलब ये होता है नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपकी उम्र और आपका पूर्ण पता। ये चारों चीजें होती है सेलर की भी और बायर की भी। ये दोनों डिटेल्स डालनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक मैं आपको और गोल्डन टिप दे दूं, जब भी आप किसी की डिटेल्स डालें तो आगे ब्रैकेट में या तो उसका आधार कार्ड नंबर डाल दें या उसका पैन कार्ड नंबर डाल दें। जिस कारण से ये होगा कि ये इस बात का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये वही पर्सन है जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, ताकि जो आने वाले फ्रॉड्स हैं जो इस बात पर होते हैं कि एक पर्सन ने अपने आप को एक्स दिखा के प्रॉपर्टी बेच दी, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड को उसके साथ एग्रीमेंट के साथ अटैच करके वेरीफाई कर लिया है। तो ये तो रहा पहला पॉइंट जब आप बात करते हैं नेम एंड डिटेल्स ऑफ द पार्टीज की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है वो होता है डेफिनेशन का। जी हाँ, आप जब भी कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें तो उसमें डेफिनेशन का क्लॉज जरूर डालें और वहां पे ये लिखें कि इस एग्रीमेंट में जो भी हम शब्दावली यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपको अच्छे से डिफाइन करना होगा कि मेरी प्रॉपर्टी में कारपेट एरिया का मतलब क्या है, बिल्टअप एरिया का मतलब क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको इन शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो अभी चिंता की बात नहीं है। आप एक सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि जो भी रेरा एक कानून है सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, तो रेरा कानून की जो भी शब्दावली है, जो भी डेफिनेशन है, वही मेरे इस एग्रीमेंट में एप्लीकेबल होगी। ऐसा अगर आप लिख देंगे तो आप सारी झंझट से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा, जब भी आप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें और जो भी ये सेलर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको आप एक बात जरूर लिखवाएं उस एग्रीमेंट में कि जो सेलर है वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक है, वो टाइटल होल्डर है, और
मालिक तो है ही है और साथ में वो उसके पोजीशन में भी है। जी हाँ, जब भी ये सेलर ये प्रॉपर्टी बेचे तो आप मेक श्योर करें कि उस एग्रीमेंट में लिखा हो कि सेलर हैज ऑल द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड सेलर इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर उसके पास टाइटल या पोजीशन नहीं हुआ तो आपको प्रॉपर्टी लेने में बड़ी दिक्कतें आने वाली है। फोर्थ जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बारे में। जी हाँ, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसकी जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो उस एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। उसकी क्या लेंथ है, कितनी हाइट है, बाहर से क्या साइज है, उसका कितना बिल्टअप एरिया है, ये सारी चीजें अगर आप एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे तो आपको आगे किसी भी तरह का फ्रॉड से आप बच पाएंगे। अब इसकी एक और गोल्डन टिप दे दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसका एक नक्शा बनवाएं, उस नक्शे को आप उस एग्रीमेंट के साथ एनेक्स कर दें और एग्रीमेंट में लिखें कि इस नक्शे के अकॉर्डिंग ए से बी पार्ट ये है, बी से सी पार्ट ये है, सी से डी पार्ट ये है, इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी हाइट है और ये मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा है। इस कारण से आप हमेशा कंफ्यूजन से बच पाएंगे। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चैनल डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको उस एग्रीमेंट में लिखवाएं कि अगले के पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो आपको ये लिखवाना चाहिए कि मेरे को यानी एडवोकेट नमन को प्रॉपर्टी कैसे मिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मुझे प्रॉपर्टी मेरे फादर से मुझे विल में मिली है तो मैं लिखूंगा कि मेरे पिताजी ने मुझे ये वसीयत से प्रॉपर्टी दी, उस वसीयत का ये डॉक्यूमेंट मैं एनेक्स करूंगा और अब मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूं। यानी आप जिससे भी प्रॉपर्टी लें उसको ये प्रॉपर्टी कहां से मिली उसके सारे चैनल डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें मेंशन कराएं। इस कारण से, क्योंकि इससे आपको टाइटल क्लियर हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है। 6 पॉइंट आता है पेमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें और एग्रीमेंट टू सेल ड्राफ्ट करें तो उसमें पेमेंट वाले जो भी क्लॉज होता है उसको अच्छे से डिफाइन करें। पेमेंट का मतलब होता है कि आप कितना साई दे रहे हैं, साई यानी कितना एडवांस पेमेंट आप दे रहे हैं और आने वाले कितने दिनों में आप कितने का अमाउंट का पेमेंट करेंगे, वो सब उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी पेमेंट एडवांस दें, मेरी हमेशा से ये राय रही है मेरे सारे क्लाइंट्स को कि जब भी आप एडवांस पेमेंट करें तो वो चेक से करें या आरटीजीएस से करें, क्योंकि इससे ये शो हो जाता है कि आपका पेमेंट उसके खाते में गया है और ऑनलाइन आप शो कर सकते हैं, रिकॉर्ड के रूप में शो कर सकते हैं। और जब भी आप आरटीजीएस या बैंक चेक से किसी को पेमेंट दें तो उसकी डिटेल्स भी एग्रीमेंट में मेंशन कर दें। अदरवाइज क्या होता है, जब भी अगला क्लेम लगाता है कि सर इन्होंने पैसे दिए ही नहीं और इन्होंने जो मुझे 1 लाख या 2 लाख ट्रांसफर किए वो किसी और पर्पस के थे, तो आप वो एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, देखिए वो जो डिटेल्स है मेरे से एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। तो इससे आप उस तरह के फ्रॉड से भी बच सकते हैं। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइम लिमिट को लेकर। टाइम लिमिट यानी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, एग्रीमेंट टू सेल में दोनों पार्टी आपस में डिसाइड करती है कि इतने महीने में आप मुझे इतना पैसा देंगे और ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी। बेसिकली इट्स अ प्रॉमिस कि आप हमें प्रॉपर्टी बेचेंगे और मैं आपको पैसे दूंगा प्रॉपर्टी पे। तो टाइम लिमिट में आपको लिखना पड़ेगा कि आज से इतने महीने के अंदर आप मुझे पैसे देंगे और आप मुझे प्रॉपर्टी का फाइनल सेल डीड करवा के देंगे। तो टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप टाइम लिमिट को मेंशन कराएं तो साथ में एक पेनल्टी क्लॉज भी रखें और उसमें लिखें कि अगर इतने टाइम पीरियड में अगर मेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है या अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है तो क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, वो भी आप अच्छे से उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें। 8 पॉइंट आता है, वो होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, इनकम्बरेंस मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदें तो आप इस बात को लेकर मेक श्योर हो जाएं कि जो पर्सन ये प्रॉपर्टी बेच रहा है उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई भी लोन, मॉर्गेज या लेन, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपको बाद में पता लगता है कि आपने प्रॉपर्टी तो खरीदी लेकिन इस प्रॉपर्टी पे पहले से मॉर्गेज है, पहले से कहीं लोन चल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए आप सेलर से ये मेंशन कराएं कि इस प्रॉपर्टी में आप लिखें, इस एग्रीमेंट में लिखें कि ये प्रॉपर्टी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में मेंशन करें कि इस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का लोन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी मॉर्गेज नहीं है। और अगर आप ये लिखवाएं और साथ साथ अगर उसका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी लगवा दें एग्रीमेंट के साथ तो सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। 9 पॉइंट आता है सिग्नेचर को लेके। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्रीमेंट के लास्ट में लोग साइन करते हैं। एक बात बताएं, जब आप लास्ट पेज पे साइन कर रहे हैं, बीच में अगर मैं वो एक पेज चेंज कर दूंगा तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपको हर पेज के नीचे दोनों पार्टी के साइन करने चाहिए ताकि इस बात की गारंटी रहे कि हर पेज वही है जो आपने एग्रीमेंट किया था। इसलिए हर पेज के नीचे साइन करें। 10 पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम इसको स्टाम्प पे ले लें या रजिस्ट्री करवाएं। देखिए, अब ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो रजिस्ट्री करवा लें। वैसे कानूनी रूप से सलाह तो यही रहेगी कि आप रजिस्ट्री कराएं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्री नहीं भी करवा रहे हैं तो आपको चिंता की बात नहीं है। आप उसको 500 या 1000 रुपए के स्टाम्प पे पूरा एग्रीमेंट को प्रिंट आउट ले सकते हैं
और पार्टी के साइन करवा सकते हैं, तो वो भी प्रॉपर वैलिड होगा। अब स्टाम्प 500 का हो, 1000 का हो, वो आपके स्टेट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 500 रुपए का स्टाम्प चलता है, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उस एग्रीमेंट को प्रिंट आउट लेना होगा और दोनों पार्टी के साइन होंगे। एक और जरूरी बात, जब भी आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करें तो उस एग्रीमेंट की तब तक वैलिडिटी नहीं होती जब तक उसको 2 गवाह अपनी गवाही ना दें। इसलिए आप 2 विटनेस लाएं, उन विटनेस के भी आप हर पेज पे साइन कराएं, उनका भी आधार कार्ड या पैन कार्ड को अनेक्स कराएं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो आपका जो एग्रीमेंट बनेगा वो प्रॉपर लीगल एंड वैलिड बनेगा और आप इसके नॉलेज के बाद बिना किसी वकील के भी अपना एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर पाएंगे। अब एक और गोल्डन टिप मैं आपको दे दूं, जब भी आप नोटरी करवाने चाहें तो जब नोटरी जो पर्सन होता है जो आपके एग्रीमेंट की नोटरी करता है उसको आप एक रिक्वेस्ट करें कि सर हम जितने भी सेलर बायर हैं और जितने भी मेरे साथ के जो विटनेस हैं उन सब की फोटो भी आप उस नोटरी रजिस्टर में लगा दें, ताकि कल कोई अगर पर्सन पलटे कि मैंने नोटरी कराई नहीं तो उस तरह के फ्रॉड से भी आप बच पाएं। क्योंकि नोटरी के रजिस्टर में आपकी अगर फोटो मेंशन्ड है, वहां पे नोटराइज्ड है, वहां पे आपके सिग्नेचर है, तो कोई आदमी पलट नहीं सकता, क्योंकि फिर लॉ का एक फेमस प्रिंसिपल है लॉ ऑफ स्टॉपल, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, 10 बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब हम पढ़ते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर। अब सवाल ये उठता है कि अब मैंने एग्रीमेंट भी कर लिया, मैंने सब कुछ लिखा पढ़ी भी कर ली, सब कुछ सही कर लिया, फिर भी अगर कोई आनाकानी करे तो मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए कि आप मुझे 6 महीने में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, अब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर मुझे नहीं कर रहे तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या राइट है, उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपके पास 2 तरह के राइट होते हैं। पहला राइट होता है सिविल रेमेडी। सिविल रेमेडी में ये होता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, भारत के पार्लियामेंट ने एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया है जहां पर उस एक्ट को आप यूज करके आपने संबंधित सिविल न्यायालय में जा सकते हैं और आप उस पर्सन को बाउंड कर सकते हैं कि वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, क्योंकि उसने आपसे वादा किया था कि वो आपको प्रॉपर्टी बेचेगा। तो पहली रेमेडी होती है सिविल रेमेडी, जो कि अंदर होती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। दूसरी रेमेडी होती है क्रिमिनल रेमेडी, जिसके अंदर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं 406 और 420 आईपीसी के अंदर कि इस पर्सन ने मुझे इंड्यूस करके मेरे से 1 लाख 2 लाख रुपए एडवांस पेमेंट ले लिया और अब भी मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा। अब सवाल ये उठता है कि हम सिविल रेमेडी यूज करें या क्रिमिनल रेमेडी यूज करें। देखिए, सिविल रेमेडी का 2 लिमिटेशन पॉइंट होता है। एक कि आपको उसकी कोर्ट फीस देनी पड़ती है जो कि 3% 4% वो आपके राज्य के हिसाब से डिपेंड करती है। दूसरा सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन पॉइंट होता है वो होता है इसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का। जी हाँ, जब भी आपके एग्रीमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो रहा होता है उस डेट से अगले 3 साल तक ही आप दावा डाल सकते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आपको मैं मेरी एडवाइस दूं तो आपको सबसे पहले 406 420 आईपीसी में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर को दर्ज कराना चाहिए। क्यों? इसके 2 कारण। पहला कारण, इसमें आपका किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं आएगा, और दूसरा, जो लोग सीधे कोर्ट से नहीं मानते वो पुलिस के डंडे से मान जाते हैं। जी हाँ, पुलिस जो डंडा चलता है तो अच्छे लोग मान जाते हैं और एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और हाँ, एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी अगर कुछ नया हो तो चिंता की बात है ही नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 साल का टाइम पीरियड है, तो फिर भी आप जाके सिविल सूट को फाइल कर सकते हैं। तो ये रही सारी रेमेडीज अगर कोई आपके एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करे तो। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और हाँ, हमारा अगला वीडियो इसी टॉपिक पे आने वाला है जहां हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन 3 फ्रॉड से हमें बचना चाहिए और उसके क्या तरीके हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।